क्या होता है कि एक शिक्षा पद्धति में आपको पता ही है कि शिक्षा पद्धति के अंदर छात्रों को अध्ययन करवाना और समय समय पर उन कराए हुए अध्ययन के अनुसार उनका मूल्यांकन करना और उस मूल्यांकन के आधार पर उनके अगले शिक्षण की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, जिसमें छात्रों को यह समझ में आ जाए कि हमें अपनी शिक्षा का स्तर कितना और बढ़ाना ज़रूरी है। ये मुख्य प्रक्रिया है शिक्षण की और रोचक भी है। तो जब हम इस मूल्यांकन की परीक्षा की प्रक्रिया को बहुत ही विधिवत तरीके से और पूरी ईमानदारी से जब करते हैं तो इसका परिणाम ये होता है कि छात्रों को जो परिणाम उनके सामने प्रस्तुत आते हैं तो वो बड़े रोचक ही आते हैं। जैसे कि छात्रों ने अगर ईमानदारी से पढ़ के किया है तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो उसका पूरा विचार विश्लेषण कर सकेंगे। और जिन छात्रों ने अगर किसी प्रकार से लापरवाही की है, उन्हें पता है कि हमने नहीं पढ़ा है और वो करते हैं और उनके नंबर जैसे कम आते हैं, तो उनको ये लगता है कि हाँ हमने कमी रखी है, ये उन्हें पता रहता है ना। तो जब वह देखते हैं कि नहीं हमें अच्छे नंबर लाना चाहिए या हमें लापरवाही नहीं करना चाहिए, तो वह भी फिर प्रयास करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकली बिल्कुल सही बात है। कई लोगों के जीवन में ऐसा हुआ है कि जो पहले नंबर कम लेते थे या अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते थे, लेकिन बाद में उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो इस तरीके के ये रिजल्ट आते हैं परीक्षा प्रणाली में। लेकिन जैसा कि जानते हैं आप कि अभी शिक्षा प्रणाली में जो माहौल है परीक्षाओं का मूल्यांकन का, उसमें क्या हो रहा है, क्योंकि मैं शासकीय सेवा से जुड़ा हूँ तो मैं शासकीय स्तर पर देख रहा हूँ कि शासन के स्तर पर कोई एक निश्चित मुखिया तो होता नहीं है ना, कि क्या होना है कैसे होना है, क्योंकि एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर कई अधिकारी बैठे रहते हैं और वो भी बदलते रहते हैं। तो एक ढर्रा क्या बन गया है कि जैसे शासन ने एक नियम बनाया बहुत अच्छा कि आपने अगर कोई लोकल सामान्य परीक्षा ली है अपने स्तर पर, स्कूल के स्तर पर, तो कोई बच्चे अगर ई ग्रेड में आते हैं, मतलब जो न्यूनतम अंक हैं वह नहीं लेते हैं उत्तीर्ण होने के लिए, वह ई ग्रेड में आते हैं, तो उस बच्चे को पुनः एक मौका देना है। आपको पहले उसको कुछ समय 1 महीने पढ़ाना है, उसकी दक्षताओं को देखना है, उनमें सुधार करना है और फिर उसको अपने स्तर पर अगली कक्षा में भेजना है। ये शासन की प्रक्रिया है। तो अब शिक्षकों के स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर लोगों ने क्या भ्रम फैला दिया है, जो शिक्षक हैं उनमें भी, कि शासन का ये कहना है कि आप किसी भी छात्र को क्लास में रोकेंगे नहीं। तो वह क्या करते हैं कि छात्र जो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, कॉपी में देखकर अच्छा नहीं लिख रहा है कॉपियों में, तो वह उन बच्चों को भी क्या पता कैसे करके और उनको नंबर देकर पहली चांस में ही उत्तीर्ण कर देते हैं। उनको द्वितीय अवसर तक आने ही नहीं दिया जाता, कि उन्हें ऐसा लगता है कि भाई जब हमें बाद में उनको पास करना ही है इस प्रक्रिया में, तो हम उनको अभी क्यों ना कर दें। तो आप मुझे बताइए इसका कुछ परिणाम अच्छे होंगे कि गलत ही होंगे? गलत होंगे ना, क्योंकि बच्चे को उसका मूल्यांकन जो है आत्म मूल्यांकन नहीं हो पाया उसका,
और उसको एक इस प्रक्रिया में समझ में आ गया कि भाई मुझे कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है ही नहीं, तो वह क्यों करेगा। और यही चीज़ें जो है फैलती जा रही हैं, जिससे जैसे बोलते हैं ना झूठ जल्दी फैलता है, तो यही चीज़ें समाज में और लोगों तक फैलती जा रही हैं कि भाई कुछ नहीं करना है आपको, तो बस नाम लिखवा देना है बच्चे को, वो तो सब मास्टर साहब लोग जो है, मैडम लोग जो है वैसे ही पास कर देते हैं। यही हो रहा होगा ना। बताइए क्या यह एक हमारा अच्छा कर्म बन रहा है क्या शिक्षक होने के नाते। अब बस शिक्षक यही कहेंगे अधिकांश कि अरे सब कहीं तो ये हो रहा है, और अधिकारी तो कहते हैं कि अरे भाई निकालो 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 निकालो, इस तरीके की चर्चाएं करके, और ये माहौल जो है बिगड़ते जा रहा है। अब मुझे इस बात की चिंता होती है कि चलिए ठीक है, जो भी है कि शासन, पहले मैं भी ऐसा सोचता था कि हाँ इतना सब कुछ पढ़ा के क्या करेंगे, इतनी नौकरियां तो मिलना नहीं है किसी को। लेकिन अब मुझे समझ में ये आता है, इसका मेरे पास रीज़न, इसलिए मैं बात भी कर रहा हूँ कि आप एक मुझे बात बताइए कि बच्चों में जो सामान्य ज्ञान होने चाहिए, बुद्धिक स्तर होना चाहिए, वह तो पढ़ाई से ही आएगा ना। उसको तो ज्ञान ही नहीं होगा अगर वो पढ़ेगा नहीं, और जब नहीं पढ़ेगा तो समाज में कैसे वर्ग इकट्ठा होगा। अनपढ़ से मतलब ये नहीं कि वो पढ़ा लिखा नहीं है और वो मतलब वो चलो ठीक है पढ़ नहीं पाया तो कुछ कर लेगा, नहीं ऐसा नहीं है। अगर वो एक ऐसा वर्ग इकट्ठा हो जाएगा जो गलत चीज़ों में जाएगा, उससे ज्ञान ही नहीं होगा। ज्ञान तो ज्ञान होता है ना किसी भी चीज़ को करने का, उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास ही नहीं होगा, है ना। तो ये इसके दुष्परिणाम होंगे, तो समाज कैसा चलेगा आप मुझे बताइए, है ना। क्योंकि देखिए जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो पढ़े लिखे हैं तो अपने जीवन में कई निर्णय ऐसे होते हैं ना जिनको अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो हमें और दूसरे देशों से भी तो ये देखना पड़ेगा ना कि हमारा देश पिछड़े की बराबर से चले और या आगे निकले। तो ये हिसाब से अगर देखा जाए तो पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज 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 इस ढर्रे के पीछे आप जो है देखिए कि कोई भी अपना कार्य इस तरीके से नहीं कर रहा है कि इसके ज्ञान के जो शिक्षा के जो मंदिर हैं उसमें अच्छे कार्य हो सके, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा इसका दुष्परिणाम जो है देखने को मिलेगा। अभी भी समय है, अगर अगर हम साथी शिक्षक लोग सभी लोग जो हैं इस बात को समझें और बिल्कुल इस चीज़ की चिंता छोड़ दें कि अरे कोई क्या कहेगा, ये सब कहीं ऐसा चल रहा है। नहीं नहीं, हमें शुरुआत करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए बिल्कुल स्पष्ट है उसमें कि आप बच्चे को देखिए ना कितना अच्छा है कि पूरे सारे बच्चे साल भर साथ में पढ़ते हैं, फिर हम उसका जब एनुअल एग्ज़ाम में लेते हैं और हम देखते हैं कि इसको लास्ट एनुअल एग्ज़ाम में लास्ट एक चांस रहता है बच्चे को कि वह अच्छे नंबर अगर ले लेता है तो पिछले उसके जो भी छमाही के या टेस्ट में जो नंबर कमाए हैं तो उसकी पूर्ति हो जाती है। तो अमूमन ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि हम सारे बच्चों, कमज़ोर बच्चों, अच्छे बच्चों को सबको बैठाल के एक साथ पढ़ाते हैं और इतना समय नहीं होता है कि साथ में उनको हम कमज़ोर बच्चों को समय दे पाएँ। ये तो मुमकिन ही नहीं, क्योंकि जो होशियार बच्चे होते हैं वो तो अपनी हर चीज़ पूछ पूछ के बोल बोल के करवा लेते हैं, तो वो तो हमें बिल्कुल फ्री छोड़ते ही नहीं है टीचर्स को। तो उसका परिणाम ये आता है कि वो कमज़ोर बच्चे तो और पीछे होते आते हैं। तो हमारे पास में ये बहुत अच्छा चांस होता है कि एक समय हम उन बच्चों को छाँट लेते हैं इस तरीके से कि जो बच्चे उस लेवल पे नहीं आए हैं मूल्यांकन में, जो और बच्चे आए हैं, तो वो बच्चे जब हमारे पास में छँटे हुए जाते हैं तो हम उनके लिए एक शासन की गाइडलाइन के अनुसार से एक अलग से कक्षा लगा सकते हैं ना। और जब कक्षा लगाएंगे तो उन बच्चों पर हम विशेष ध्यान देकर उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकते हैं, भले ही वो बच्चे थोड़ा संकोच करें। तो इससे मुझे लगता है कि सुधार होगा। तो अब देखिए नकारात्मक पहलू देखते हैं तो भाई ये देखे जाते हैं कि वो बच्चे तो साल भर आते ही नहीं हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे मैंने देखा है जो आते हैं, बाकायदा आते हैं, लेकिन वो उनका स्तर जो है वो बहुत कमज़ोर होता है। तो हमें कम से कम ऐसे बच्चों के को देखकर तो यह कार्य अवश्य करना चाहिए। और नकारात्मक पहलू पे अगर ध्यान दें तो शायद ऐसा नहीं हो पाएगा। और जहाँ स्ट्रेंथ अच्छी है, जैसे कि मेरी शाला में तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है बच्चों की, कम से कम 50 बच्चे, 40 बच्चे हर क्लास में तो कम से कम है ही है। तो वहाँ तो कम से कम ऐसे प्रयास करना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ है जहाँ पर बच्चे कम हैं वो तो एक एक बच्चे पर काम कर सकते हैं, है ना। और कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हफ्ते में अगर एक एक दो दिन भी अगर उनका ट्रीटमेंट टाइप से जैसे इलाज किया जाता है, ऐसे पढ़ाने का एक
उन पे काम किया जाए तो भी शायद सुधारा जाएगा उन पे। ज़्यादा जिम्मेदारियाँ जहाँ रहती हैं वहाँ की बात अलग होती है। मैं तो जहाँ ज़्यादा जिम्मेदारी है, अब मैं तो जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ 6 से 10 तक मुझे पढ़ाना पड़ता है, और बच्चों की स्ट्रेंथ की क्लास में भी ज़्यादा है, तो बहुत सारा काम रहता है कि बच्चे के लिए, या जैसे टेस्ट लिए तो टेस्ट की कॉपी चेक करने में लग रहा है, कहीं पर रिजल्ट बनाने में टाइम लग रहा है। जितने बच्चे उतना ज़्यादा वर्क रहता है ना। और जहाँ पर कम बच्चे हैं वहाँ पर भी वैसे ही टीचर है, लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि किन की परिस्थितियों में भी हम जो है काम करने वाले कर लेते हैं, और नहीं करने वालों के लिए तो फिर ये है कि उन्हें दूसरे काम मिल जाते हैं शायद। हाँ, मैं इस पक्ष पर ज़रूर आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि अधिकांशतः होता क्या है कि हर व्यक्ति ने अपने कुछ ऐसे व्यक्तिगत सोच समझ और परंपराओं को अपना कर रखा है कि नहीं नहीं भाई ये तो करना ही है, ये तो ज़रूरी है। जैसे कि शादियों में जाना है तो कुछ कथा पूजन जो होते हैं वो पटा के कार्यक्रम होते हैं, तो कुछ कपड़े, मतलब ऐसी रीति रिवाज से चीज़ें बना के रखी हैं कि वो करना है। मतलब आप पढ़ाई शिक्षण से हट के उन चीज़ों को ऐसा बताने की कोशिश करते कि नहीं ये हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करने की। तो इसके भी बहुत रिजल्ट, मतलब आप इतने फ्री हैं कि आपको यहाँ से कहाँ फ्री मिल जाता, आप करिए, लेकिन आपको क्या इतना टाइम मिल जाता है कि आप इतने फ्री हैं कि आपको ये सब कार्य मिल जाते हैं। तो मतलब इस तरीके से बहुत सारे काम शिक्षकों ने जोड़ जोड़ के रखे हैं कि भाई क्या बताएं, है ना। ये तो एक वो सरासर अपने कर्म के प्रति लापरवाही है, और एक प्रकार का धोखा भी है ना। लेकिन नहीं मानते ना इस चीज़ को, नहीं नहीं भाई वो हमारा तो, मतलब आप समझ रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना चाहते हैं। ज़्यादा जोड़ने से मतलब है व्यवहार जोड़ना, है ना, और समाज को जोड़ना कि जब हम मरेंगे तो कम से कम 2-5 हज़ार आदमी हमारे साथ में रहे, ऐसा कुछ शायद सोच रहती है। तो अच्छी सोच है वैसे तो, मरने का सोचते रहते हैं तो, लेकिन देखिए बस बात वही है कि आप क्या कर रहे हैं। आपको इसको अज्ञानता कह सकते हैं, कहते ही हैं अज्ञानता की दशा, ये सरासर मूर्खता है ना, अज्ञान दशा है। अगर व्यक्ति को यह सत्य पता चल जाए कि हम इस दुनिया में जो है आकर क्या करने आए थे और क्या करने लगे हैं, तो निश्चित है कि फिर ऐसा कार्य कोई भी नहीं करेगा। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो जिसको चाहिए वो उसको मिले, सही समय पर मिले। तो वो जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं ना, तो उसको सही समय पर अगर खाद बीज पानी मिलता रहता है तो वह पौधा अच्छा उपज जाता है। तो ये हमारा कर्म पौधों के लिए बनता है। तो ऐसे ही हमारा समाज में भी कर्तव्य बनता है कि जो कर्म कर्तव्य हमें ज़रूरी है करना है। जैसे कि बच्चों को शिक्षा जिस समय पर उनकी रिक्वायरमेंट है, उनको शिक्षित करना है, या जो भी उनकी अपने शिक्षक के प्रति आशा है उसको अगर हमें पूरी करना है, तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी काम है ना। और उसके एवज का हम जो है समाज में इज्जत भी पाते हैं, पैसा भी पाते हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हमें उनका जो है समय समय पर जितना भी है वह पूरा ईमानदारी से उनको समय देना है और उन्हें सिखाना है। क्योंकि देखिए बहुत समय का बहुत कीमती है, जितना हमारे लिए कीमती है उससे कहीं गुना ज़्यादा उन बच्चों के लिए यह समय कीमती होता है, बहुत ज़्यादा। तो मैं कैसे इस चीज़ का एहसास दिलाऊं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात कुछ थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी। तो हम नकारात्मक पहलुओं को ना देखें, नकारात्मक लोगों को ना देखें, और हर किसी व्यक्ति के हमारे जो है संपर्क में आते हैं, या चाहे वो अधिकारी भी हों, जैसे कि भाई अरे क्या करना है ये करो, तो हम इतनी आसानी से किसी की बातों में नहीं लगना है। एक प्रकार से वो बहाना भी होता है कि अरे वो सर ने कहा है, वो साहब ये कह रहे थे। नहीं नहीं साहब, इतना बड़ा कोई भी नहीं है यहाँ पर, एक के ऊपर एक बैठे हुए अधिकारी है ना, अधिकारी हैं, कोई भगवान तो है नहीं वो लोग भी। तो भ्रष्टाचार में बहुत से लोग लिप्त हैं, आप किसकी क्या कह सकते हैं अपन। और जो वास्तव में बहुत अच्छे हैं तो वो लोग बोलते ही नहीं हैं, शांति वो सामने ही नहीं आते हैं। अधिकांशतः तो ऐसे लोग जो आते हैं आपको हस्तक्षेप करने बार बार यहाँ वहाँ, जो लिप्त हैं इन चीज़ों में, नेतागिरी में कह लो, या कुछ ज़्यादा स्मार्टनेस बनने में, अधिकारी लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो लोग ऐसा भ्रम फैलाते हैं कि अरे सबका चलने दो, करने दो। और जो अच्छे हैं, जो सब जानते हैं, वो लोग बैठने से मतलब वो चुप हैं। उनको पता है कि
हम जो हैं इस ऐसा किस किस को समझाएंगे, क्या समझाएंगे। तो मतलब एक तादाद संख्या ऐसे लोगों की कम है जो ये सब कुछ जानते हैं, देख रहे हैं, लेकिन अब क्या करें। और ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है जो लोग गलत हैं और सब कहीं गलत गलत फैला रहे हैं, और उसके दुष्परिणाम सभी को देखने को मिल रहे हैं। तो उम्मीद है आप शिक्षक साथियों को मेरी यह बातें सब समझ में आई होंगी, और अब से आप सभी लोग कोशिश करें कि हम शिक्षक जो परीक्षा की जो प्रक्रिया है उसका पूर्णतः अच्छे से पालन करें, और बिना डर के, और जो बच्चे हमें उत्तीर्ण करने लायक हैं उनकी वही बच्चों को मूल्यांकन के अनुसार उनका रिजल्ट बनाएं, और जो बच्चे रुक गए हैं उनको हम एक बार फिर से अध्ययन कराएं, उनकी मूलभूत दक्षताओं पर काम करें, और फिर उन्हें एक चांस और देकर अपनी अगली कक्षा में जो है प्रमोट करें। तो इसके बहुत ही अच्छे परिणाम हमारे सामने आएंगे। धन्यवाद।